कभी कभी मैं कमरे में एक्टिंग करके भी देखता था, छोटा ही सा था लेकिन कमरे में करके देखता था, कोई आ जाता था कमरे में तो जी। चुपचाप फिर खड़ा हो जाता था कि कोई देख ना ले। तो उन्होंने एक दिन मुझे देखा, कहने लगे कि यार कपिल, एक्टिंग करोगे मेरे सीरियल में? थोड़ा सा डर होता है, वो हमेशा होता है, वो आज भी होता है और वो होना जरूरी है। बहुत जी। सारी फिल्म्स ने मैसेज दिया और लगभग लगभग हर फिल्म कुछ ना कुछ मैसेज देती है, चाहे उसका कोई सीन दे, जी। चाहे वो फिल्म दे, चाहे उसका हीरो दे, चाहे उसका कुछ विलेन दे। जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो सबसे पहले बनाते हैं फेस्टिवल फिल्म। थिएटर में अगर हमको अच्छी एक्ट्रेस लग रही है लेकिन वो सांवली है, वैसी भी दिखने वाली, और हमको लग रहा है कि ये इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है कि वो हाँ। महारानी लगेगी, मतलब उसको उसका ऑरा क्रिएट हो रहा है, जी। तो लिया जाए। हालांकि आजकल ये फिल्मों में भी आ गया है। अगर मैं ऐसा दिख रहा हूँ तो मुझे जनरली वो, मान लीजिए एंट्री लेवल पे छोटे कैरेक्टर भी मिल रहे हैं तो जी। मुझे डॉक्टर बनाएंगे, वो मुझे इंजीनियर बनाएंगे। क्या बोलते हैं कि नसीब काम करता है। मिथुन दा ने अपने हर इंटरव्यू में बोला है कि नसीब काम करता है। हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। तो आज हमारी पॉडकास्ट में मौजूद है एक ऐसे इंसान जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम किया है और सर ने मूवीज में भी काम किया और बॉलीवुड सॉरी टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। तो सर की मूवीज काफी फेमस है, आपने जरूर देखी होंगी, आर्टिकल 15, गुंजन सक्सेना और मैडम चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही सर ने कई और भी मूवीज में काम किया है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एक्टर डायरेक्टर एक्टर कपिल तिलहारी जी की। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। जी, थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी एक्टिंग में कैसे करियर शुरू हुआ, आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से मोटिवेट हुआ? देखिए, एक्टिंग में मोटिवेशन की जहाँ तक बात है तो जो हम लोगों के दौर का सिनेमा था, जी। वो सिनेमा था अमिताभ बच्चन का, जी। वो सिनेमा था विनोद खन्ना का, मिठुन चक्रवर्ती का। जी। तो तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही हुआ करता था, मतलब कलर आ गया था जब हम लोग छोटे छोटे थे, जी। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम लोग क्या हुआ करता था और शाम को फिल्म आती थी, शाम को फिल्म हम लोग देखते थे। तो अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे मुझको, क्योंकि हमारे भैया, जो बड़े भैया हैं, वो जी। बहुत ज़्यादा उनके फैन थे उस अरे ज़माने में। वाह! वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही कान पे बाल रखना, और उनकी जी। हाइट भी मुझसे ज़्यादा है। जी। तो वो कई बार मुझे पिक्चर हॉल में भी दिखाने के लिए ले जाते थे अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी, और ये सब जी। मैं देखने जाता था। तो वहाँ से थोड़ा-सा इंटरेस्ट मेरा जागा था, और कभी-कभी मैं कमरे में एक्टिंग करके भी देखता था, छोटा ही सा था लेकिन कमरे में करके देखता था, कोई आ जाता था कमरे में जी। तो चुपचाप फिर खड़ा हो जाता था कि कोई देख ना ले। तो जी। ये वहाँ शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद दिमाग से निकल गया, मतलब खत्म हो गया। वो कहीं न कहीं जो इंस्टिंक्ट होती है, जो जर्म होता है, वो अंदर होता है। तो फिर उसके बाद निकल गया, पढ़ाई शुरू कर दी, फिर 8th क्लास में आया। उसके बाद 8th क्लास में मुझे एक नाटक में काम करने के लिए, मतलब मैडम ने कहा, तब मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही शाई होता था। तो मैं स्टेज पे चढ़ा, डायलॉग नहीं बोल पाया। टीचर बोल रही है, "बोलो, बोलो, डायलॉग बोलो, बोलो।" और जी। जी। मैं घबरा रहा हूँ, फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से वो लाइन बोली। ये सब होते-होते इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हुआ। जी। उसके बाद मैंने भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में प्रवेश लिया जी। म्यूजिक के लिए। हमारे कई सारे दोस्त थे, वो लोग गाना गाते थे, तो उनको देख देख के मुझे गाने का भी शौक थोड़ा सा जागा था, तो मैं भातखंडे में गया। तो वहाँ भी एक प्रोड्यूसर आते थे कभी कभी, जितेंद्र सोनी, वो उस समय सीरियल्स बनाया करते थे, दूरदर्शन के सीरियल बनाते थे जनरली। जी। तो मेट्रो चैनल भी होता था, उसके भी बनाते थे। जी। तो वो मुझे जानते थे पहले से, तो उन्होंने एक दिन मुझे देखा, कहने लगे कि यार कपिल, एक्टिंग करोगे मेरे सीरियल में? तो मतलब एकदम जैसे बॉडी पूरी वो नहीं हो जाती, गर्म हो जाती, कि किसी ने कहा एकदम से ऑफर कर दिया जी। कि एक्टिंग करोगे। तो मैंने कहा कि करना तो चाहता हूँ भैया, लेकिन जी। मुझे आती तो है नहीं एक्टिंग इतनी। बोले कॉन्फिडेंट रहना, कोई दिक्कत नहीं है और तुम कर लोगे। तो खैर उनके सेट पे मैं गया, दो हीरोइनें थी, लीड कैरेक्टर मुझको दे दिया गया था, एक और हीरो था, जी। मैं था। और तो मैं बहुत ज्यादा शाई था, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मैं वहां पे पहुंचा तो एक मोहतरमा मेकअप करा रही थी बैठ के। तब ये फोन ऑन तो होता नहीं था ना, इतना इंटरेक्शन होता था जी। जितना आप, लड़के लड़कियों का इंटरेक्शन बहुत आसान हो गया है, जी। पहले उतना नहीं था। तो मेकअप करा रही थी, मैं चुपचाप हाथ बांधे खड़े हुआ था।
वो बार बार यूं करके देखें, फिर यूं सर नीचे कर लें, फिर यूं देखें। उनको मतलब ये एहसास हो रहा था कि मैं एरोगेंट टाइप का हूँ, मतलब मैंने अपनी तरफ से हाथ नहीं बढ़ाया, मैं अपनी तरफ से मिला नहीं, मैं एक्टर, मतलब जी। मुझे वो। और मैं एक्चुअली में डर रहा था कि मैं करूंगा कैसे, मेरी सांसें बिल्कुल अंदर फूल जी। तो उसमें सीरियल में खैर पहले दिन किया, और पहले दिन की जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी, वर्स्ट थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे चलूं, हाथ कहाँ ले जाऊं, कैसे घूमूं, क्या करूं, जी। क्योंकि ना थिएटर किया था ना कुछ किया था। हाँ। तो 2 दिन काम करने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि आसान नहीं है कपिल तिलहरी है एक्टिंग करना, जितना आसान लगता है। तो सीखना तो पड़ेगा कहीं से। अब यहीं से डेस्टिनी देखिए, जब आपको लाना होता है किसी चीज में तो अपने आप उधर खींच के ले आती है। तब करते करते ग्रेजुएशन हो गया था, और लॉ में एडमिशन मैंने लिया था, लॉ फर्स्ट ईयर में। जी। और उसी समय मुझे पता चला कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से थिएटर साइंस का डिप्लोमा शुरू हुआ है हिंदी विभाग से। जी। तो 2-3 साल वो चल चुका था, तो मुझे पता चला, तो लॉ के हम लोगों के क्लासेस जो है न्यू कैंपस में लगते थे। तो वहाँ मैं जाता नहीं था क्लास अटेंड करने, और ओल्ड कैंपस में मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। जी। वहाँ से सीखना शुरू किया। वहाँ मुझे एक से एक दिग्गज लोग मिले, जो लखनऊ के दिग्गज थे, उन्होंने भी एडमिशन लिया था, क्योंकि वो एक नया कोर्स था। तो जो लोग ऑलरेडी थिएटर कर रहे थे, फिल्म कर रहे थे, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था, तो उन्होंने भी एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। फिर वहाँ से जब निकला तो उसमें से कई लोग मुझे अपने अपने थिएटर ग्रुप में ले गए, जिसमें से सबसे पहली वर्कशॉप मैंने करी थी पुनीत आस्थाना जी की, जो कि जी। बीएनए के निदेशक भी रह चुके हैं। उनकी वर्कशॉप करी 1 महीने की। फिर पहला प्ले किया अलग जगह रखो। जी। फिर एक विनय श्रीवास्तव जी थे, जी। अभी वो मेरे गुरु की तरह थे, और अभी इत्तेफाक से इसी नवंबर में उनकी डेथ हुई है। तो वो मुझे संकेत नाट्य संस्था में ले गए। वहां से मैंने त्रिशंकु नाम का एक नाटक किया, जो कि जी। एनएसडी के निदेशक डीएम शाह जी का लिखा हुआ था। उसके बाद से खूब थिएटर करने लगा, जर्नी शुरू हो गई। फिर दूरदर्शन चलने लगा। फिर पहली फिल्म मैंने आके की है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसको आप लोग बॉलीवुड कहते हैं, जी। उसकी पहली फिल्म थी मेरी इश्क के परिंदे। वहां से मेरी शुरुआत हुई जी। 2013 में। उससे पहले मैं फेमस हो चुका था, जी। क्योंकि मेट्रो चैनल पे मेरे एल्बम आ जाते थे, कभी कुछ आ जाता था, कभी जी। कुछ आ जाता था। तो लोग शहर में पहचानने लगे थे, बहुत जी। सारे लोग। तो लेकिन जो फिल्म थी कि मुझे ये था कि नेशनल लेवल की एक फिल्म करूं, जी। तो वो मुझे पहली इश्क के परिंदे जी। थी फिल्म, उसमें चांस मिला। जी। तो जैसे कि आपने एक अपने बचपन का इंसिडेंट बताया कि जब आप एक्टिंग में करियर शुरू करना चाहते थे और आपको जो है क्लास में कोई रिप्रेजेंटेशन कुछ दिया गया था तो आप नहीं कर पाए थे, आप बहुत शाय करते थे। तो फिर आपने कैसे स्क्रीन पे काम कर लिया या आपका शुरुआत का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने बताया ना कि जब जब आप किसी चीज में कंसिस्टेंसी रखते हैं, जी। फॉर एग्जाम्पल किसी का मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल बहुत सारे आप न्यूज़ एंकर्स देखती होंगे, जो बड़े चैनल की एंकर्स हैं। जी। वो जब शुरू शुरू में आई थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, आज जी। उनको आप कैसा देखती? तो वही चीज़ होती है कि जब आप कोई चीज़ कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं। जी। मैंने आपको बताया भी कि मैंने साल भर का वो डिप्लोमा था, तो साल भर के डिप्लोमा में जब आपको योगा सिखाया जा रहा है, जब आपको स्पीच बुलवाई जा रही है, जब आप वहाँ खड़े हो रहे हैं, खड़े होके परफॉर्म कर रहे हैं, भले जी। अंदर डर हो। उसके बाद फिर आप वर्कशॉप कर रहे हैं, वर्कशॉप में तरह तरह के गेम्स हो रहे हैं, जी। तरह तरह के वो कराया जा रहा है, तो फिर आप धीरे धीरे खुलते जाते हो। और फिर उस समय एज कम होती है तो जोश भी रहता है, तो जोश जी। में आप करते हो बहुत सारी चीजें, तो परफॉर्म होता चला जी। जाता है। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। और एक जो थोड़ा सा डर होता है, वो हमेशा होता है, वो आज भी होता है, और वो होना जरूरी है। वो नहीं होगा तो परफॉर्मेंस आप अच्छी कर ही नहीं पाओगे, जी। क्योंकि आप कैजुअल हो जाओगे, आपके अंदर भाव ही नहीं आएंगे अगर जी। आपके अंदर डर नहीं है। अब ऐसे क्या होता है, अलर्टनेस आ जाती है ना, अगर आपके अंदर डर है हम्म। तो आपको अलर्टनेस आ जाती है कि मैं अगर पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मेरा अटेंशन उधर ही होना चाहिए। हम्म। तो अपने आप वो बॉडी लैंग्वेज आपकी बन जाएगी, अपने जी। आप वो बोलने का लहजा बन जाएगा। और कैजुअल होंगे तो आप हर कैरेक्टर में वैसे ही रहेंगे। जी। अच्छा सर, जो बॉलीवुड में या हमारे इंडियन सिनेमा में जो मूवीज बनती हैं, जो उनकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, तो वो मतलब किस मोटिव से होती है? सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के मोटिव से होती है या उसका कोई एम भी होता है या उसका कोई मैसेज होता है जो हमारी ऑडियंस के लिए देखिए, पीसफुल हो? सिनेमा
3 चीज़ों से चलता है। आपने डायलॉग सुना होगा ना, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड जी, एंटरटेनमेंट। जी। आपने डायलॉग ही सुना होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो सर काफ़ी बजट लगता है, एक मूवी बनाने में अच्छा खासा एंटरटेनमेंट बजट लगता है। एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है, मैसेज देती हैं, बहुत जी, सारी फ़िल्म्स ने मैसेज दिया और लगभग-लगभग हर फ़िल्म कुछ ना कुछ मैसेज देती है, चाहे उसका कोई सीन दे, जी, चाहे वो फ़िल्म दे, चाहे उसका हीरो दे, चाहे उसका कुछ विलेन दे या कुछ उसकी स्क्रिप्ट दे। मैसेज तो होता ही होता है क्योंकि समाज से ही कहानियाँ उठाई जाती हैं और जब जी, समाज से कहानियाँ उठाई जाती हैं, तो लेकिन एंटरटेनमेंट का होना ज़रूरी है क्योंकि सिनेमा पूरी तरीके से जी, कॉमर्शियल है। जी, वो स्वतः सुखाए के लिए नहीं बनाया जा रहा है, उसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं, जी सर, करोड़ों लोगों के करियर जुड़े होते हैं, जी, तो पूरी तरीके से कॉमर्शियल है। जी। तो इसलिए बाज़ारवाद को ध्यान में रख के भी सिनेमा बनाया जाता है कि अभी क्या चल रहा है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस कौन-सी मूवीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करती है, जिसमें एंटरटेनमेंट हो या जिसमें कोई मैसेज हो? आप या जनरल ऑडियंस की बात कर रही हैं या इंटेलेक्चुअल ऑडियंस की? सर जनरल ऑडियंस जैसे जो मूवीज़ को ज़्यादा देखती है? देखिए, जनरल ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट जी, और अभी आपने इसका असर देखा होगा सिनेमा के ऊपर। अभी क्या है कि जब फ़िल्म इंडस्ट्री डाउनवर्ड्स जा रही है, इस समय जो है लोग सोशल मीडिया खूब देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अभी क्या है हमारे पास मीडियम बहुत सारे हो गए हैं। जी, हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हमारे पास ओटीटी भी है, हमारे पास और भी माध्यम है। आज का जो दर्शक है वो हॉलीवुड की फ़िल्म्स भी देख रहा है, जी, वो जापान्स की सीरीज़ भी देख रहा है। तो जी, अभी जो है जो इसका मानसिक स्तर जो है ऑडियंस का या दर्शक का जो है, बहुत वास्ट हुआ है। तो इसलिए उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे जल्दी कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा और बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि सिनेमा है सिंगल स्क्रीन का ही। जी। मल्टीप्लेक्स में हुँ, जो एलीट क्लास है वो थोड़ा जाता है, लेकिन आज भी आप सिंगल स्क्रीन में प्रतिभा में जाके पिक्चर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। जब दर्शक सीटी बजाएंगे, जब हुँ, आइटम सॉन्ग आएगा तो उठ के सीट पे नाचने लगेंगे, जी, सीटियां। तो वो पहले का जो माहौल था, इसीलिए फिल्में देखिए पहले देखने में लोगों को मजा आता था। जी, अभी सिनेमा महंगा होता चला जा रहा है, जो मल्टीप्लेक्स का कल्चर है वो फूड के नाम पे बहुत महंगा कर दिया उन्होंने, इसीलिए ऑडियंस कम होती, इसलिए तब जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑडियंस तब जाती है या दर्शक तब जाते हैं जब कोई ऐसी फिल्म आती है जो भरपूर एंटरटेनमेंट करती है और लार्जर देन जी, लाइफ होती है। जी। सर जैसे एक मूवी बनाने में करोड़ों का बजट लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है, तो हम्म। वो डायरेक्टर कैसे मैनेज करता है या वो फाइनेंस कैसे करता है उसको पैसा? डायरेक्टर तो बजट कभी मैनेज ही नहीं करता है, जी। डायरेक्टर तो खुद नहीं साइन मतलब करा जैसे जाता भी है। मूवीज़ में जितना भी पैसा लगता है या एक एक्टर होता है तो तो वो उसको भी डायरेक्ट काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसको मतलब जो भी उसका फाइनेंस होता है वो कैसे मैनेज होता है? फाइनेंस ना डायरेक्टर मैनेज करता है जी, ना एक्टर मैनेज करता है। जी, प्रोडक्शन की अलग टीम होती है पूरी। जी, जो फाइनेंस मैनेज करता है वो मैनेज करता है ईपी, यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर। जी, अब मान लीजिए कि जियो सिनेमा कोई पिक्चर बना रहा है, जी, मान लीजिए जियो सिनेमा ने कोई फिल्म बनाई, तो जियो सिनेमा अपना एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पहले तैयार करेगी। पहले तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट होती हुँ, है, स्क्रिप्ट सबमिट हुई, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट कल्चर आ गया। जियो भी बना रहा है, रिलायंस हुँ, मतलब रिलायंस का ही जियो है, और भी जो जितनी कंपनियां हैं, हुँ, यशराज बैनर हो गया या करण जौहर का बैनर है वो बना रहा है। तो पहले तो स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट फाइनल होती है, फिर डायरेक्टर फाइनल किया जाता है कि इस स्क्रिप्ट को कौन डायरेक्टर करेगा, या हो जी, सकता है डायरेक्टर ही स्क्रिप्ट लेके आया हो जी, तो फाइनल किया जाएगा। उसके बाद उसकी बजटिंग होती है पूरी, कि ये फ़िल्म जब स्क्रिप्टिंग पूरी हो जाती है, तो फिर बजटिंग होती है कि ये लोकेशन पे इतना खर्चा होगा, एक्टर्स पे इतना खर्चा होगा। अगर मैं शाहरुख खान को लेना चाह रहा हूँ, तो उनका बजट इतना है, तो इतना जो है हमको उनका ही रखना पड़ेगा। उसके बाद और जो एक्टर्स हैं, प्राइमरी कास्ट, सेकेंडरी कास्ट, जी, टर्शरी कास्ट, जूनियर आर्टिस्ट, ये इतना-इतना लगेगा। वो बजट बनता है, फिर लोकेशन का बजट बनता है, फिर ट्रैवलिंग का बजट बनता है जी। कि किसी को। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये जो जितना बजट वाला होता है, फाइनेंस होता है, वो प्रोड्यूसर मैनेज करता है। हाँ, जी। लेकिन सर प्रोड्यूसर भी तो कहीं से आता होगा, तो वो कैसे अपना फाइनेंस करता है? प्रोड्यूसर या उसका कंपनी होती है ना वो पूरी। जी, अच्छा मान लीजिए किसी हाँ, ने स्टार्ट किया है, हाँ। उसका कोई उसने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, उसने स्टार्ट किया, तो वो कैसे अपना स्टार्ट करता है चीज़ें? तो वो फाइनेंस कहाँ इसीलिए से तो मैनेज करता इसीलिए है? तो वो जोश-जोश में स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी फ़िल्म का कुछ होता नहीं।
तभी तो वो अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को और 10 लोगों को बुला के फिल्म जी। को एक ऑडिटोरियम को बुक करके दिखा देता है पिक्चर। ऑडिटोरियम का मतलब मान लीजिए फन की एक स्क्रीन ले ली, तो आपको जी। लगता है कि वो रिलीज हो गई, हम्म। उनकी फिल्म रिलीज हो गई। वो रिलीजिंग नहीं होती है, वो खुद का पैसा खर्च करके 4 जगह स्क्रीन पे दिखा देते हैं। जी। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट लोग, जी। जो आप बोल रही हैं कि अगर कोई नया आना चाहता है हाँ। तो वो कैसे बनाता है फिल्म को। जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो सबसे पहले बनाते हैं फेस्टिवल फिल्म, और फेस्टिवल फिल्म को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप हमारी प्रोड्यूसर हैं जी। और मैं एक मेकर हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं आपके पास स्क्रिप्ट लेके आया, आपने कहा कि चलो यार कपिल मैं 1 करोड़ रुपए लगाती हूँ, 1 करोड़, जी। जी। 100 करोड़ वाली नहीं बता रहा हूँ, जी। 1 करोड़ लगाती हूँ। अब इतने आप, चूंकि बजट कम है, तो आप दमदार स्क्रिप्ट ढूंढोगी जो नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल में कुछ कर पाए। जी। और जनरली आप सोचोगे इंटरनेशनल फेस्टिवल में चली जाए तो बहुत अच्छा है, तो आप उतना ही कसी हुई स्क्रिप्ट वैसी कि कुछ अलग टाइप की हो, जैसे एलिफेंट विस्पर की जी। डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई 5 साल में, तो आप टाइम लगाओगी, चीज़ों में टाइम लगाओगी, स्क्रिप्टिंग में टाइम लगाओगी, सारी चीज़ों में। एक्टर एक्टर आपको बड़ा एक्टर तो मिलेगा नहीं 1 करोड़ रुपए में, जी। 1 करोड़ में तो कोई आएगा ही नहीं। तो फिर आप मार्केट से अच्छे एक्टर्स ढूंढोगे कि भले नोन ना हो, ऐसे हो। स्ट्रगलिंग हो फिर या फिर आप अच्छी फिल्म एक बना के उसको फेस्टिवल में फेंकोगे पहले आप, गोवा फिल्म फेस्टिवल, जी। इंटरनेशनल जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें। जी। जी। और अगर कहीं नॉमिनेट हो गई हो हम्म। तो फिर आपके पास प्रोड्यूसर्स की कमी नहीं होती। पहली पिक्चर जब चल जाती है ना, और जी। फिर आपके पास रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। जी। फिर अगर वो नॉमिनेट हो गई तो वो आपका कोई चैनल भी ले लेगा, ओटीटी चैनल भी ले लेगा। जी। भले उससे आपकी बहुत ज़्यादा इनकमिंग ना हो, आपको कोई फायदा ना हो, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके लिए रास्ता खुल गया ओटीटी में या फिल्म में जाने का। जी। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको फायदा नहीं, नुकसान भी अगर हो जाए, जी। जैसे 1 करोड़ की पिक्चर बनी और उनकी 60 लाख की ही बिकी, तो बेच देते हैं कि जी। जाने दो, मेरा रास्ता तो खुलने दो। रास्ता जी। खुलेगा फिर दूसरी पिक्चर बनाते हैं, उसमें बराबर पे आएंगे, तीसरी बनाएंगे, उसमें जो है कवर कर जी। लेंगे, फिर सर। ऐसे एंट्री होती है। जी। जी। सर आपने काफ़ी बड़ी-बड़ी मूवीज़ में काम किया, जैसे आर्टिकल 15, गुंजन सक्सेना और आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर, तो उसमें आपने क्या रोल किए या आपका फेवरेट रोल कौन-सा मैं है? तो देखिए बहुत छोटा-मोटा एक्टर हूँ, और छोटा-मोटा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लखनऊ में हूँ और जी। पता नहीं क्या मुझे लखनऊ की बहुत सिकनेस है, जी। मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, मुंबई भी रहा हूँ। आर्टिकल 15 में मैं आयुष्मान खुराना की टीम में था, जी। पुलिस वाले का ही रोल था। जी। गुंजन सक्सेना में मैं जानवी कपूर का जो बॉस, 2 बॉस इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनमें से जी। एक बॉस था। वो जब इसमें आती है नेवी में आती है, आर्मी में नेवी में आती है, जी। तो उसका इंटरव्यू लेता हूँ। बाकी कागज़ 2 फ़िल्म है, उसमें अनुपम जी। खेर जी के साथ मेरा है, जी। वकील का है कैरेक्टर। जी। मैडम चीफ मिनिस्टर में वकील का है। और अभी रेड 2 आई थी अजय देवगन जी वाली, जी। उसमें जो है रितेश देशमुख का होटल है, उसका मैनेजर हूँ मैं। तो ये सब रोल है। जी। सर आपने सीरियल्स में भी काम किया है, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने उसमें क्या रोल किए? सीरियल में बेटी ससुराल की किया था मैंने, जी। अभी उड़ीसा में करीब 2017 में किया था मैंने। जी। उड़ीसा में शूट होता था तो करीब 1.5 महीने हम लोग वहाँ रहे थे। जी। उसकी जो मेन नायिका थी वो ईरानी लड़की थी, हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो उसको सीन देने में बहुत टाइम लगता था। जो सीन हम लोग आधे घंटे में कर देते तो उसे 1-1 घंटा लगता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर करके जी। बोलती थी जी। धीरे धीरे करके। तो उसके करीब 20-25 एपिसोड में मैं था। अ, जो मेन हीरो की फैमिली थी, उनकी जो माँ थी वो मुझे भी बेटे की तरह मानती है सीरियल में। हूँ मैं डॉक्टर, जी। बट बेटे की तरह ही मानती हूँ, तो बिल्कुल फैमिली में मतलब हर चीज़ की राय, ऐसा नहीं कि मैं उनका खाली चेकअप ही करने आ रहा हूँ। उनके यहाँ जन्माष्टमी होनी है, कुछ होना है, तो वो उसमें भी मुझे शामिल। जी। तो ये रोल था, मतलब डॉक्टर का था लेकिन फैमिली मेंबर की तरीके का था। तो करीब 25 एपिसोड उसके ही होंगे। बहुत पहले एक सीरियल किया था मैंने रीजनल भाषा का, हमारा गाँव हमारा देश, जी। उसके भी 20-25 एपिसोड में काम किया था, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा। जी। सर तो और आप कुछ अपना सावधान डायलॉग इंडिया के बताना हैं। चाहेंगे किसी रोल का? डायलॉग यार जो जो है, आपके लिए काफ़ी डायल इंटरेस्टिंग हो? डायलॉग ये सीरियल और फिल्म के कभी याद नहीं होते।
डायलॉग हमेशा याद रहते हैं। थिएटर जो आपने किया होता उसके, जी। थिएटर के तो थिएटर के आप मैंने कई सारी भाषा मतलब अवधी में भी किया है, अंग्रेजी का भी प्ले किया। उसका कहेंगे तो आप बोल देंगे। जी सर, जो थोड़ा सा ऑडियंस को एंगेजिंग लगे, इंटरेस्टिंग। अंग्रेजी का एक डायलॉग है, टुडे इज आवर कंपनी ग्लोरी इज सेव्ड just because of the information is passed by Mr. Qurban Ali. Actually, Begum Hazrat Mahal is conspiring the throne of earth, and some of the traitors are with her. So alert all the soldiers, go. अवधि का कहेंगे अवधि बोल दें। का है बिल्कुल। का बाबा जो ऐसे बोल रहे हो, तुम तो शुरू से वही के पाछे पड़ गए हो। जब चोरी चुप्पे जगदम्बा मास्टर वहां पढ़े जावत रहे तब वो का गरी आवत रहो। जब पढ़े लिख गया तो पाछे पाछे दुनिया में गावत फिर रहो, हमारे लड़का है। बड़ी छाती पीट के कहते रहो, अब कहे तो वो सकल ना दिखाए। सर आपको इसका मतलब कई लैंग्वेजेस कह आती हैं आपको? देखिए अवधि तो अपनी भाषा है, अवधि बोलने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आजकल का जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता नहीं क्यों ये लगता है साउथ वाला अपनी भाषा बोलता है, बंगाली लड़की या लड़का होगा वो बंगाली बोलेगा है। और इवन भोजपुरी के लोग भी अब अपनी भाषा को सामने लाने लगे, उठाने लगे हैं, बोलने लगे, प्राउडली बोलते हैं। चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, मनोज वाजपेयी हो, कहते हैं कि मैं वहां तो एक अवध का ही बंदा है, उसको शर्म आती है अवधि बोलने में। यही चीज मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या लोग ऐसे डायलॉग्स या मूवीज में ऐसे स्क्रिप्ट को लेकर आगे जाना चाहते हैं? नहीं होते हैं। अरे अरे आप लेकिन सर अभी जो मोस्टली मूवीज आज के समय में आ रही हैं तो उसमें अवधी भाषा बहुत कम यूज की जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। अभी तो आप अगर देखेंगी तो अभी इधर यूपी डायलेक्ट की बहुत सारी सीरीज और ये सब आने लगी। पहले तो बल्कि कम आती थी। और सबसे बड़ी बात आप पुरानी उसमें चली जाइए जो कल्ट फिल्म है नदिया के पार। जी जी जी। नदिया के पार आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसके जो हीरो और हीरोइन है सचिन, और उसका हीरोइन का नाम एकदम से मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। दोनों ही लोग यूपी के नहीं है, उसके बाद भी वो कल्ट फिल्म बनी और दोनों ने कितनी बेहतरीन अवधि बोली है। अमिताभ बच्चन से सीखना चाहिए हम लोगों को। बच्चन साहब ने जो है कई सारी फिल्मों में अवधि बोली। आप सौदागर देख लीजिए, आप याराना देख लीजिए। अरे यू शहर में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, अरे कैसे पार करी, ये सब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं तो उनको जब। अच्छा सर आपको क्या लगता है जो अपकमिंग एक्टर्स हैं जो आज हमारे यूथ हैं तो वो ऐसी लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं? क्यों नहीं करते? जो एक्टर है वो करेगा, बिल्कुल करेगा। जो नए नए आते हैं उनको लगता है कि एक्टिंग मीन्स एलिगेंसी, ओनली एलिगेंसी, कि हम बड़े बिल्कुल बने ठने। और जो एक्टर होगा, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम है नायरा किसकी तलाश है तुम्हें। तो उसमें मैंने एक लड़की थी गरिमा कपूर, वो पंजाबी, उससे मैंने एक्ट कराया था और उसने बहुत अच्छा एक्ट किया। फिर मैंने एक दूसरी स्क्रिप्ट प्लान की, वो अभी शूट नहीं की है। तो उस स्क्रिप्ट का नाम मैंने रखा था मैं मॉडल हूँ। तो मैंने कहा गरिमा मैं तुम्हें उसमें भिखारिन बनाना चाह रहा हूँ, और बहुत खूबसूरत है, लंबी चौड़ी है। हमने कहा भिखारिन बनाना चाह रहा हूँ। बोली भैया कहती है वो मुझे, तो बोली कि सही बताइए भैया, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो हमने कहा अमीनाबाद में ले जाएंगे तुम्हें, हिडन कैमरा लगा के करेंगे जी, हिडन कैमरा लगा करेंगे और तुमको भिखारी हो तो करिए। हाँ आप गंदे से कपड़े पहनाइएगा पूरे, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो बाद में वो मॉडल बनती कुछ इस टाइप से। अच्छा, हाँ तो बोली ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, मैं करूंगी। तो ऐसा नहीं कि जो एक्टर होगा वो करेगा, बोले कि मैं करूंगी, आप हिडन कैमरा लगा के शूट करिए, पूरा वैसे ही मांगेंगे भी। जी। तो जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री को नेपोटिज्म से बड़ा रिलेट किया जाता है, तो आपका इस पर क्या कहना है कि नेपोटिज्म सही है या गलत है? बहुत गलत किया जाता है। जो लोग भी नेपोटिज्म का गाना गा रहे हैं वो बहुत गलत है। कहिए क्यों? तो जरा आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, हम वही बताना चाह रहे हैं ना, हम उसका रीजन दे रहे हैं, तर्कपूर्ण रीजन। एक चीज बताइए, हमको इंडस्ट्री में जाने का हक है, हम बाहर के हैं, ठीक है, हमें स्ट्रगल ज्यादा लगता है, उनको इजिली मिलता है, बट अच्छा सर जो आपने ये चीज बोली इस पर एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने बोला कि जो वो लोग आते हैं हाँ, तो वो इजिली जाते हैं, लेकिन हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि उनको जो नेपोटिज्म से आ रहे हैं उनको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो नया कोई फ्रेश जर्नी अपने स्टार्ट कर रहा है जिसका कोई रिलेशन नहीं है उस नेपोटिज्म से, तो उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है? सुनिए अब इस पे बता रहा हूँ।
अपॉर्चुनिटी तो जल्दी मिलती है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो ठहर पाएंगे आप? जी बिल्कुल। कुमार गौरव ये तो है, लेकिन सर आपका ये कहना है ना कि मतलब अगर कोई नेपोटिज्म से है तो उसको चांस पहले पूरी मिलता पूरी है। बात नहीं सुनी आपने, पूरी बात तो सुनिए। जी जी एक डॉक्टर होता है, मान लीजिए आपके फादर डॉक्टर है, जी। तो वो क्यों अपनी बिटिया को डॉक्टरी ही पढ़ाना चाहता है? क्योंकि वो उस फील्ड को अच्छी तरीके से समझे होता है। एग्जैक्टली और सर। जनरली आपने देखा भी होगा कि लेगेसी चली आती है कि ये डॉक्टर है, तो फिर उनकी बिटिया भी डॉक्टर है, उन्होंने दामाद भी डॉक्टर ढूंढा। जी ठीक। सर। एक नेता होता है, वो क्यों अपनी लेगेसी लेके आता है अपने परिवार वाले को कि यार तुम उसको स्ट्रगल कराता है नेतागिरी में? तो फिल्म में ही ऐसा क्यों कहा जाता है? आलिया भट्ट बेहतरीन एक्ट्रेस, रणवीर कपूर बेहतरीन एक्टर जी जी। हैं, तो जिसके अंदर दम होगा वो टिकेगा। आप ले आओगे, ला के रख दोगे। हाँ, ये है कि उनके ऊपर मेहनत ज्यादा की जाती है। आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ट्रेंड हो पहले से, आपको सिखाएंगे नहीं। जी जैसे कि बोलना नहीं चाहिए, नाम बोल देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गुंजन सक्सेना में जानवी बिल्कुल नई नहीं थी, तो उनको एक एक चीज बताई जाती थी, जी एक एक चीज गाइड किया जाता था। लेकिन हम लोगों को ये एक्सपेक्ट करके चला जाता है कि तुरंत की तुरंत स्क्रिप्ट मिलेगी, तुरंत की तुरंत आप याद करिए, तुरंत का तुरंत बोलिए। जी लेकिन ये हम लोगों के सीखने के प्रोसेस में ज्यादा चैलेंजिंग है। हम जल्दी मैच्योर हो जाएंगे जी वो सीखते सीखते, लेकिन सीखते वो भी है, मेहनत वो भी करते हैं, जी। और उनके अंदर दम होगा तभी टिकेंगे। तो नेपोटिज्म से, नेपोटिज्म कोई चीज ही नहीं मेरे हिसाब से। हर व्यक्ति ये चाहता है जो उस फील्ड में होता है, कल को मान लीजिए हम भी बड़े एक्टर बन जाएं और हमारी बेटी या बेटा बनना चाहे, तो हम उसे गाइड ही करेंगे ना कि भाई हम किसी से कहेंगे जो मेरी फील्ड बन जाएगी कि भाई इसको देखो, अगर तुम्हें लगता है। अब बोनी कपूर साहब ने जानवी कपूर को अपनी फिल्म से तो लॉन्च नहीं कर दिया ना, करण जौहर ने किया। जी तो करण जौहर ने किया तो फिर उनको देखा होगा कुछ, तो इस तरीके से चलता है। तो मैं नेपोटिज्म पे मतलब वो नहीं करता हूँ उतना। जी सर। सर तो अभी तो आप कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, लेकिन आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी तो लेटेस्ट जो आई थी, वो मैंने जो अजय फिल्म थी, जो जिसको लोग कहते हैं योगी जी पे बनी थी, उसमें जी वकील का किरदार किया था। बाकी निशांची आई थी अनुराग कश्यप की, उसमें था पुलिस का। जी बाकी जो अभी आने वाले मेरे प्रोजेक्ट हैं वो है बिंदिया के बाहुबली, एमएक्स की सीरीज है, जी तो उसमें वकील का है मेरा। बड़ी एक्टर हैं शिवा चड्ढा जी, उनके साथी है। और ये अभी कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक तत्काल करके सीरीज है, वो आनी है। और अभी एक सीरीज है रक्तांचल का सीजन 3, तो उसकी तो शूटिंग ही चल रही है, वो भी कर रहा हूँ, लखनऊ में शूटिंग चल रही है। जी सर। सर जैसे कि अगर किसी यूथ को अपना एक्टिंग में करियर शुरू करना हो, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कैसे शुरू करे? उसको चीज़ें कैसे करनी यूथ चाहिए? आजकल का बहुत स्मार्ट है, हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट है वो। हम लोगों से, हम लोग तो सब हिंदी फिल्में देख देख के आए हैं। आजकल का यूथ तो हॉलीवुड देख रहा है। मतलब मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि मैं एक दिन क्राइस्ट चर्च कॉलेज गया था किसी काम से, तो वहां पे दो बच्चे लगे थे 11th क्लास के, और वो किसी फिल्म पे, हॉलीवुड की फिल्म पे चर्चा कर रहे थे, फीस की लाइन में लगे हुए हैं दोनों के दोनों। और वो उनका ब्रेन का स्तर बता रहा था कि उनको कितना आइडिया है कि क्या फ्रेम होता है। वो फ्रेम अच्छा नहीं लगा उसमें, वहां से कट होनी चाहिए थी फ्रेम, फिल्म। अब उनका भले इंटरेस्ट रहा। फिलहाल जो एक्टिंग में आना चाहते हैं उनके लिए यही मैसेज है कि एक्टिंग एक ऐसी विधा है जिसमें दुनिया की सारी विधाएं समाहित है, सारी विधाएं। जी चाहे स्पोर्ट हो, चाहे आपका नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे साइंस हो, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी विधा जो है वो सब एक्टिंग में समाहित है। और लोग एक्टिंग को ही सबसे आसान समझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि खाली डायलॉग बोलना एक्टिंग है, ऐसा नहीं है। जी हम लोगों को 20 साल हो गया है करते करते, उसके बाद भी जो ग्रेट एक्टर्स हैं, जैसे इरफान साहब थे, या जो जी जैसे अभी अक्षय खन्ना साहब ने किया इसमें धुरंधर में, या छावा में उन्होंने जी औरंगजेब का कैरेक्टर किया है। छावा में आपने देखा होगा, औरंगजेब के पास डायलॉग ज्यादा नहीं थे, जी बट बॉडी लैंग्वेज और मूव्स जो हाँ वो कैरेक्टर
चेहरे पे उकेर देते हैं। जी, जी। भैया मुझ में तो अभी क्षमता नहीं, मुझ में नहीं है, तभी मैं अभी छोटे लेवल पे हूँ। जिस दिन वो क्षमता आ जाएगी कि जी, अंदर से एग्ज़ैक्टली। उकेरने वाली क्षमता आ जाएगी कि हम इतना फील कर लें कि वो चेहरे पे दिखने लगे कैरेक्टर, जी। तब वो अच्छा, हम लोगों को चांस भी नहीं मिलता है, जो बात है। जो वो एक्टर्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट 3-3 4-4 5-5 महीने पहले मिल जाती है, और वो घर पे पढ़ते हैं उस स्क्रिप्ट को, उसको अच्छे से कैरेक्टर में जाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तब वो बनते हैं। तो जिसको भी एक्टिंग में आना है, मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ कोई कॉलेज ज्वाइन करो तभी आप एक्टर बन पाओगे। आप कहीं से भी सीख सकते हो, आजकल तो बहुत बड़ा मीडियम यूट्यूब है, आप उसमें इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे जो हॉलीवुड के लोग हैं उनके बड़े, लेकिन हॉलीवुड की एक्टिंग को यहाँ पे नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि आपको इंडियन सिनेमा के हिसाब से काम करना है, तो इंडियन सिनेमा के हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। जी। एक बार अभिषेक बच्चन जब एक्टिंग सीखने के लिए फॉरेन गए थे, तो बच्चन साहब ने कहा कि वहाँ क्या-क्या सिखाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये सिखाया जा रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन बेटा वापस आ जाओ, हुँ, हुँ। क्योंकि तुमको यहाँ फिर से सीखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये जी। इंडियन सिनेमा है, उसके हिसाब से तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। जी। और एक्टिंग का कोई मीटर नहीं है, ये भी बता दूँ। जो लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग तो ये होनी चाहिए, आजकल तो नेचुरल एक्टिंग का दौर चल रहा है, हुँ। ये चल रहा है, तो दौर हमेशा पलटते, हो सकता है फिर से वही दौर आ जाए। गोविंदा साहब की एक्टिंग वाला, देवानंद साहब का स्टाइलाइजेशन, हुँ, हुँ, या मिथुन चक्रवर्ती का हुँ। स्टाइलाइजेशन, जी, जी, बिल्कुल। तो वो कोई मीटर नहीं है। ये भी जो कर रहे हैं, अगर ये बताइए, अभी हम बात कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं ना हम दोनों जी, लोग, जी। कोई इसमें बनावटीपन तो नहीं है, नहीं, ये नेचुरलिटी है। लेकिन आज का जो एक्टर भी डायलॉग बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है? वो तो पहले से प्रिपेयर नहीं, वो कैसे बोल रहा है जिसको नेचुरल कहा जा रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, जी स्वाति जी, जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि आपने, ये क्या नेचुरल है? ये नहीं, भी तो नेचुरल नहीं है। जी। अंडर प्ले करना भी नेचुरल थोड़ी है। नेचुरल तो हम लोग जो बात कर रही है। हुँ। तो वो हमेशा दौर चेंज होगा, अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को समझें जो लोग जी। एक्टिंग में आना चाहते हैं। जो बेस्ट सूटेड थ्योरी आपको लगती है अपने ऊपर, आप अपना और उस थ्योरी का मिक्स करके फिर अपना एक नई थ्योरी इजाद करिए, उसके हिसाब से जी। एक्टिंग करिए। तो अच्छा, जो आज के समय में जो जनरल ऑडियंस है, या हम्म। जैसे हम लोग देखते हैं जिनका एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है, जो काम नहीं करे, तो उनको लगता है कि एक एक्टर या एक्ट्रेस वही हो सकता है जो काफ़ी सुंदर दिखता हो। तो हम्म। आपके हिसाब से क्या है कि एक्टिंग में लुक्स मैटर करते हैं या आपका टैलेंट? थिएटर की बात कर रही हैं या सिनेमा की? सर सिनेमा की, जैसे आप, मैं ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो जैसे लोगों को लगता है हीरो हीरोइन वही बन सकता है जो काफ़ी सुंदर दिखता हो। अभी तो ये क्राइटेरिया टूट गया है, हाँ जी। लेकिन फिर उसके लिए आपको बहुत 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 ज्यादा टैलेंटेड होना पड़ेगा। हुँ। जब शुरू में आप एक्टिंग की दुनिया में प्रवेश करते हैं सिनेमा में, थिएटर में क्राइटेरिया नहीं है। जी। थिएटर में अगर हमको अच्छी एक्ट्रेस लग रही है, लेकिन वो सांवली है, वैसी भी दिखने वाली, और हमको लग रहा है कि ये इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है कि वो हाँ। महारानी लगेगी, मतलब उसको उसका ऑरा क्रिएट हो रहा है, जी। तो लिया जाए। हालांकि आजकल ये फिल्मों में भी आ गया है, जो हुँ। अपबीट फिल्में बनती है, नवाज नवाज को आप देख लीजिए। हुँ। हम मैं तो नवाजुद्दीन से सामने से मिला हूँ, अगर आप सामने से देखेंगी तो कहेंगी लेकिन वो हीरो बन के आते हैं कि नहीं आते? जी, तो एग्ज़ैक्टली। वो आते हैं, लेकिन जब आप एंट्री लेवल पे होंगे तो लुक्स मैटर्स, पहला लुक ही मैटर करता है। अगर मैं ऐसा दिख रहा हूँ, तो मुझे जनरली वो, मान लीजिए एंट्री लेवल पे छोटे कैरेक्टर भी मिल रहे हैं, तो जी, मुझे जी। डॉक्टर बनाएंगे, वो मुझे इंजीनियर बनाएंगे, या मुझे कोई एक ऑफिस गोइंग टाइप का वो बनाएंगे जनरली, हैं। जी। लेकिन एक मेरी जगह बिल्कुल अजीब सा दिखने वाला चेहरा है, गुंडे सा लग रहा है, या बहुत जी, काला कलर है, वैसा कलर है, तो उसको उसी में डालेंगे। जी। जिसका चेहरा गार्ड की तरह दिख रहा है, उसको गार्ड में डालेंगे। हुँ। तो ये जनरली होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप करते रहते हो तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मिलते रहते हैं। एंट्री लेवल पे तो लुक मैटर करता है। मतलब ये भी हो सकता है कि मैं 20 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, जी, और आप अभी गई हो, ठीक, आप अभी गई और आपका ऑडिशन हुआ, जी। और जो डायरेक्टर है उसने डिजाइन करके रखा अपने कैरेक्टर को। कैरेक्टर यहाँ होता ना, हुँ, राइटर और हुँ। डायरेक्टर के, उसने एग्ज़ैक्टली। डिजाइन करके रखा है कि यार एक लड़की हो जो ऐसा ऐसा चश्मा लगाए हो, और ऐसी ऐसी दिखती हो, और मुझे जो है उससे लीड कैरेक्टर, मतलब मेरी ऐसी होगी। अब उसके बाद मान लीजिए आप किसी दिखने वाली लीड कैरेक्टर उसको जी, जी। चाहिए,
अब उसके बाद फिर चाहे वो प्रियंका चोपड़ा जैसी लड़की आ जाए या बिल्कुल अजीब से दिखने वाली आ जाए, नहीं सिलेक्शन होगा। और आप एकदम से अचानक से सामने आ गई डायरेक्टर के सामने, जी जी। तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं यार ये लड़की सही है, ये जो ऐसे ही मैंने इमेजिनेट कुछ किया। तो ये, और इसको कहते हैं कि जो हर एक्टर ने बोला है, क्या बोलते हैं कि नसीब काम करता है। मिथुन दा ने अपने हर इंटरव्यू में बोला है कि नसीब काम करता है, कि एक एक्टर हो सकता है या एक लड़का लड़की कोई स्ट्रगल कर रहा हो, उसको 4 साल लग जाए, वो सिचुएशन आ ही ना पा रही हो कि मैच दो लोगों का बन रहा हो जी बिल्कुल सर। उस तरीके के कैरेक्टर में। और एक के साथ ऐसा हो कि वो मुंबई गया है या लखनऊ में ही किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है, जी उसको अभी आए हुए फील्ड में 20 दिन ही हुए या 1 महीने हुए, लेकिन वो सामने आ गया डायरेक्टर के, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, बशर्ते उसके कि टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के बिना कुछ नहीं। अब अगर आप का लुक तो चला गया लेकिन आप एक्टिंग ही नहीं कर पा रही हो, तो थोड़ी ले लेगा वो, फिर एग्जैक्टली ढूंढेगा, सर। उसकी खोज जारी रहेगी, या फिर आपको ट्रेनिंग दिलाएगा, जी जी वर्कशॉप कराएगा, ट्रेनिंग दिलाएगा। जी। ये है। तो जैसे कि सर ने अपनी इस जर्नी के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे सर ने अपनी एक्टिंग में जर्नी शुरू की, और क्या अगर आज की यूथ जनरेशन अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो सर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आपका हम्म। पॉडकास्ट। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही गेस्ट के साथ और ऐसे ही एक्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और देखते रहिए आप आपकी खबर।